भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं हमारे साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद में, जो संस्कृति, परंपरा और संगीत का संगम है। यहाँ शास्त्रीय संगीत की मिठास है, रंगमंच की झलक है और लोक कला की भीनी भीनी सुगंध है। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी की कूक, संतूर की तरंग और थपले की थाप। सिने सर्कल में आपको दिखाएंगे तमिलनाडु के मछुआरा समाज की कहानी। तो विशेष साक्षात्कार में आपको मिलवाएंगे प्रख्यात लेखक कोटा शिवराम कारंत से। मेरा गांव मेरी धरोहर में आज हम आपको लिए चलेंगे गुजरात के महाभारत कालीन गांव पिंडारा और आखिर में देखेंगे साप्ताहिक सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संस्कृति संवाद की। Probably was an ode to a community whose escapades have gone unsung hitherto. Yakshagana I said as a child I listened. Then the theatre I was doing, Ratnavali theatre and other theatre, Prahlad Charitra. पिंडारा महाभारत काल की कथाओं में इस गांव का वर्णन पिंड तारक नाम से मिलता है। भारत ने यूनेस्को में एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से पेश किया है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा में बांसुरी, संतूर और तबला का खास स्थान है। इन तीनों का जब मेल होता है तो फिजा में स्वर्गिक आनंद बिखर जाता है। बांसुरी की मधुरता, संतूर की झंकार और तबले की ताल की तिगलबंदी मनमोहक समा बांध देते हैं और आत्मा को उल्लास से भर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत तिगलबंदी देखेंगे जिसमें प्रसिद्ध बांसुरी वादक राजेश प्रसन्ना अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। राजेश प्रसन्ना की बांसुरी के साथ जब संतूर और तबले की संगत होगी तो हर तान में एक नई कहानी सुनाई देगी, हर ताल एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो आइए आनंद लेते हैं इस सुरमय संगीत का।
बांसुरी, संतूर और तबले ने निश्चित रूप से आपके मन को रागमय कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं सिने सर्कल सेगमेंट की ओर। इसमें हम आज आपको एक ऐसे समुदाय के बारे में बताएंगे जिसकी जीवन रेखा समुद्र की लहरों के साथ बंधी है। ये रोज लहरों की सवारी करते हैं। ये कहानी है भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय की, जिनका जीवन संघर्ष अक्सर हमारी नजरों से दूर रह जाता है। ये वो लोग हैं जो हर दिन जोखिम भरी जिंदगी जीते हैं। उनके पास भले ही आधुनिक तकनीक से लैस साजो सामान न हो, लेकिन उनकी मेहनत और लगन अद्भुत है। सामाजिक पटल पर यह आज भी कमजोर स्थिति में है, पर इनका पारंपरिक ज्ञान इन्हें असाधारण बनाता है। समुद्र के सबसे करीब रहने वाले ये मछुआरे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद समुद्र की व्यापक जानकारी रखते हैं। ये लहरों को देखकर जल धाराओं का अनुमान लगाने में माहिर होते हैं। तो चलिए मछुआरा समाज के जीवन और संघर्ष पर एक नजर डालते हैं सिने सर्कल की आज की फिल्म टर्निंग द टाइड, द फिशर फोक ऑफ तमिलनाडु के जरिए। Even if one of these parameters is observed, the fishermen get a good catch. The most important tool that could help them get a good catch is of course the nets. There are at least 8 varieties of nets that are used. There is a different net used or required for different kind of fishing. Watching them do it would inspire people from all walks of lives to face the challenges and overcome. The tough and hard-working fishermen always succeed. Once inside the sea, they figure out the suitable place to cast the nets. Lack of
It's this brave community who has withstood the test of time with their grit and commitment. तो अभी सिने सर्कल में हमने जाना एक ऐसे समाज के बारे में जिसके लिए हर सुबह समंदर की गोद में उतरना आनंद भी है और चुनौती भी है। अब बात विशेष साक्षात्कार की। भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे महान रचनाकार हुए हैं जिनकी प्रतिभा और योगदान ने भाषा, संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही एक महान साहित्यकार हैं पद्म भूषण डॉक्टर कोटा शिवराम कारंत। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित शिवराम कारंत न केवल लेखक थे बल्कि विज्ञान, कला और समाज सुधार के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्वितीय भूमिका निभाई। गांधीवादी सोच में ढला उनका जीवन सामाजिक जागरूकता और कला संस्कृति के प्रति समर्पण की मिसाल है। वो कर्नाटक के पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य यक्षगान के निपुण कलाकार भी थे। उन्होंने अपने लेखन और कामों से कन्नड़ भाषा को विश्व पटल पर सम्मान दिलाया। तो आइए देखते हैं विशेष साक्षात्कार डॉक्टर कारंत से बातचीत के कुछ अंश। We're most fortunate to have with us Dr. K.S. कारंत. Who does not know about him? For 9 decades of his life. Now tell me, how were you drawn to Yakshagan? Yakshagan I said as a child I listened. Then the theatre enthusiast me, Ratnavali theatre and other theatre, Prahalad Charitra, But at that time there was this Parsi theatre, little bit, not so much in Kannada, and there were all these melas. Bombay theatre, the only thing I saw, Gadkari and all that. Right. Gadkari was the sentiment of drinking evil. I went home and got it translated and staged it in 1920. 20, oh Lord. Huh? And then in the process, the appeal of the drama and what it is, sentimental stuff or non-sentimental, ideal stuff or the imaginary stuff, these things I had to do. And then when I did, there is the theatre. There is the Yakshana theatre itself. I gave extempore prose. I put on the cloak of a fantasy of a god which I have not seen or somebody has painted. Not Ravi Verma's God. Not Ravi Verma's god. So this is a fantasy, you create things when you know it is not real but it is only imaginary. And then how do you communicate? Prose, music, dance. What can music by itself do? By itself I have not tried it all. I have not taken a violin or anything, played. Unless most of our songs are linked with the song of a Tulsidas or somebody else and played. There when I began to, I knew that I carried Arnold Bhatia all through Karnataka to take down the musical forms, give him the meaning, and when I began to gather and tell him what it is, music when it is in a song, it has to depict the emotion, not the capacity, technical capacity, raga and sanchara and all the tabla boards and this. But in the traditional Yakshagan mela like that, and which I have seen thanks to you, you remember my trip to Karnataka, 3 prasangas are going on at the same time, almost simultaneously. They are also dealing with epic themes. They were also dealing with a dramatic style. And when you entered this scene, how did you think that you wanted to absorb that and also give it a new form? I was creating dramas for children having Ali Baba and the 40 Thieves, Shubha Tatta and the other things. At the same time, I am using Hindustani and other music. What that child can be appealed. For elders, when they give a Ramayana theme, I couldn't copy their dress or these things. In the shortest possible, I will have to write Panchavati or some other thing. I used music and the musical content for replacing their emotions, where it is not vocalized extempore temple, today one thing, tomorrow another thing, today pathetic thing for 1 hour lecture. Strictly to the song, how do you depict it in terms of emotion? It is linked with footwork. Should you look at my leg? Should I use the ear alone? Then
Why do you want the thala? The whole thing is the art is music is killed by the himmela. He begins to beat, and the clap comes when the highest speed is there. Abhimanyu has fallen on the ground, clap. Totally diverse thing. The moment you may take technique as art and glorify yourself, you forget why you are carrying these things. In Yakshagana, the song carries a definite meaning of a definite role and a definite emotion. डॉक्टर शिवराम कारंत से ज्ञानवर्धक बातचीत के बाद अब बढ़ते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर की ओर, जिसमें बसी होती है गांव की खुशबू। आज हम आपको लिए चलेंगे गुजरात के द्वारका जिले के गांव पिंडारा। ये गांव न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के इतिहास और संस्कृति में अलग पहचान रखता है। पिंडारा महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक धार्मिक और ऐतिहासिक गांव है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान और तर्पण किया था। यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आती है। इसे श्राद्ध के लिए एक विशेष तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ दिया गया पिंड पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। तो आइए इस गांव को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। पिंडारा मनमोहक समुद्र तट और महाभारत कालीन पौराणिक इतिहास के लिए जाना जाने वाला पिंडारा गांव गुजरात राज्य की देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। महाभारत काल की कथाओं में इस गांव का वर्णन पिंड तारक नाम से मिलता है। गुजराती और हिंदी यहां पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं। पिंडारा गांव का इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार यही वो स्थान है जहां ऋषियों ने यादव कुल के विनाश का श्राप दिया था। पिंडारा गांव को दुर्वासा ऋषि और अगस्त्य ऋषि का निवास स्थान भी कहा जाता है। पिंडारा गांव के एक पुरातात्विक स्थान पर स्थित आश्रम दुर्वासा ऋषि का बताया जाता है। गांव में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पांडवों ने पितृ तर्पण किया था। अधिकतर समय समुद्र में विलीन रहने वाला ये मंदिर सिर्फ ज्वार कम होने पर समुद्र से बाहर निकलता है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या के दिन पिंडारी गांव में मल कुश्ती मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आसपास के गांव के लोग मल कुश्ती में भाग लेने के लिए आते हैं। समुद्र का खूबसूरत किनारा जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। पिंडारा गांव हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए वो स्थान है जहां आस्था और विश्वास आपस में मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का संस्कृति संवाद, जिसमें संगीत से लेकर मछुआरा समुदाय की जीवन गाथा तक, महान रचनाकार डॉक्टर के.एस. कारंत के साथ बातचीत से लेकर ऐतिहासिक गांव पिंडारा तक का सफर शामिल था। हर कहानी ने अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ हमें रूबरू करवाया। दरअसल यही तो है संस्कृति संवाद का मकसद, कि आप तक हम वो कहानियां पहुंचा सकें जो हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को गढ़ती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सफर तभी पूरा होगा जब आपकी भी इसमें भागीदारी होगी। तो अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा है, कोई त्योहार है, लोक कला है या फिर विरासत है, तो उसकी फोटो, वीडियो अपनी फोटो और नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजें। वो क्लिप बेशक 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, अगर उसमें संस्कृति की खुशबू है तो वो अगले एपिसोड में जगह पा सकती है। क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव की कहानी कहने का नेशनल प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। और अब वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। पर चलते चलते देखिए IGNCA में हाल ही में ऑर्गेनाइज हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियां हमारे सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे कल्चर के कुछ नए कलर्स, साउंड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड एंड यस, सेलिब्रेट योर कल्चर एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। नमस्कार। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने इम्फाल आर्ट गैलरी के सहयोग से फोक कल्चर एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया
और संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास शामिल रहे। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें लॉजिस्टिक्स, वीजा प्रक्रिया और प्रोटोकॉल से जुड़ी जानकारियां शामिल रहीं। During today's presentation, the delegation of India will provide a detailed update on logistical arrangements for delegates, including venue details, accommodation, transport, registration systems being put in place for the seamless conduct of the committee proceedings. We will also share information regarding visa facilitation measures initiated by the Government of India to ensure smooth travel and entry for all participating member states and observers. यह प्रतिष्ठित सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया जाएगा, जहां विश्व भर के विशेषज्ञ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। वन वर्ड वन फैमिली वन कल्चर एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन सत्य साई ग्राम में किया गया। यह प्रदर्शनी मानवता की एकता, कला, संस्कृति और सनातन ज्ञान की सुंदरता को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। दर्शकों ने यहाँ ब्रह्मांडी उद्गम से लेकर दुनिया की संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले साझा मूल्यों तक मानव सभ्यता की अद्भुत यात्रा का अनुभव किया। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मौजूद रहीं। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कल्चर एग्जीबिशन करुणा को कर्म में बदलने का उदाहरण है। यहाँ संस्कृतियाँ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि समझने, सराहने और उत्सव मनाने के लिए एकत्र होती हैं। इस अवसर पर आईजीएनसी के डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने कहा, यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की एकता का उत्सव है। यह आयोजन न केवल विभिन्न संस्कृतियों की सुंदरता का संगम है, बल्कि यह संदेश भी देता है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं।